एक बड़ी अच्छी पंक्ति है कि जानवे चले थे मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। और उस कारवां को बनाने में बिहार में विपिन जी की बड़ी भूमिका रही है। और हम जिस कारवां की बात कर रहे हैं वो कारवां है डॉक्टरों का। इस वक्त हमारे साथ गोल्ड के डायरेक्टर विपिन सिंह जी बात करने के लिए मौजूद हैं। विपिन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है कि आप हमारे स्टूडियो आए। धन्यवाद। विपिन जी, एक जो पहला सवाल है कि आपने यात्रा की शुरुआत कब की थी? क्योंकि जो यात्रा आप कर रहे हैं वो यात्रा एक माइलस्टोन बनता जा रहा है, और ये यात्रा कब तक चलेगा आपका? वैसे जब परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, जब ज़रूरत था सबसे ज़्यादा, और ये 97 की बात है, 95-96 में मैंने महसूस किया कि ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए जहां गरीब और मेधावी छात्र अपनी तैयारी अच्छी कर सके और अपने सपने को पूरे कर सके। तो पहली बार हम लोगों ने यहाँ पे गोल प्रैक्टिस सेंटर के नाम से गोल का शुरुआत किया था 97 में, और बिहार से शुरू हुआ था। 8x8 के कमरे से शुरू हुआ था, सफ़र बढ़ता चला गया, और एक वर्ष के ही अंदर जब हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, क्योंकि बिल्कुल शोध था और उन बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया था जो स्वाध्याय करते, सेल्फ स्टडी करते, और सेल्फ स्टडी से ही रिजल्ट होता है। तो सेल्फ स्टडी को सही रास्ते पे ले चलने की जो व्यवस्था थी, जहाँ बच्चों की कमियां हैं उस कमी को ढूंढकर उससे पूरा करवाने की जो व्यवस्था थी, इन सारी बातों के वजह से ही बच्चे का अच्छा रिजल्ट आया। और दूसरे वर्ष हम फिर उसके बाद वाराणसी चले गए, बनारस के बाद फिर बोकारो होते हुए दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में 19 ब्रांच के साथ हम लोगों ने काम किया। शानदार काम हुआ, बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ, और उनके रिजल्ट हमें प्रोत्साहित करता चला गया। साथ में अभिभावकों का सहयोग, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार मिला। बहुत सारे लोगों का, सोसाइटी का, समाज का जो सहयोग होता है वो भी सकारात्मक रूप से मिलता चला गया। हमारी टीम लगातार सशक्त भाव से लगी रही। हमारे शिक्षक वो अपने ईमानदारी से मेहनत करते रहे, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे छात्र हमारी बातें बताई जाती हैं उसका अनुकरण करते हुए ईमानदारी से वो मेहनत करते चले गए। और सबकी मेहनत का प्रतिफल है कि 8x8 के कमरे से शुरू हुआ ये गोल इंस्टीट्यूट आज बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में अपना काम कर रही है। और साथ ही साथ गोल विलेज जैसा आज 14 एकड़ तक पहुंच चुके हैं, जहां पे गोल एजुकेशन विलेज तक हम लोग पहुंचे हैं। कहां तक जाएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन आज भी उसी सशक्त भाव से, उसी ईमानदारी के साथ अपनी कर्तव्य निष्ठा को सही दिशा में लेकर आगे चलने की जो हमारी कोशिश है, उसमें हमारी पूरी टीम हमारे साथ सशक्त भाव से साथ दे रही है। उम्मीद करते हैं कि एक बेहतर परिणाम के साथ बिहार में पहचान और बेहतर पहचान बनाने की कोशिश करते रहें। एक बड़ी अच्छी पंक्ति है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपने पटना से सफ़र की शुरुआत की, फिर दिल्ली, मुंबई और पूरा हिंदुस्तान आप नाप लिए, तो रामायण में कहा जाता है कि श्री राम अपने 2 कदम पे पूरी दुनिया को नाप लिए थे, तो विपिन जी 1 कदम पे पूरे हिंदुस्तान को नाप लिए। नहीं, अभी तो सफ़र का शुरुआत है। वैसे इसमें 26 वर्ष लग गए, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। हमने अपनी कोशिश की है, अपने टीम के साथ कोशिश की है, क्योंकि एक से एक अच्छे लोग काम करने वाले हैं इस धरती पे। अभी तो हम उस राज्य तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ तक बढ़ना है पूरे, अगर भारत को नापने की बात करते हैं, उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाओं की ज़रूरत है। और जब आप गरीब प्रदेश में हैं तो सबसे पहला और एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आपको उसको पार करना पड़ेगा कि यहाँ का कोई बच्चा वंचित ना रह जाए। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहाँ हमारी ज़रूरत है, पहले तो इसी को बेहतर नापने की आवश्यकता है। काम बहुत ज़्यादा है, सपने उनका बड़ा है, पूरा कराना हमारा जो हम लोगों ने जिम्मेवारी लिया है उसे ईमानदारी से पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि आगे और क्या हम कर सकते हैं। मेडिकल तैयारी की दुनिया में गोल आज एक मानक बन चुका है। कैसे तैयारी करवाते हैं छात्रों को आप? तैयारी करवाने के लिए 2 बातें बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन का 2 पहलू होता है, नॉलेज गेन करना और उस नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना। गिवन टाइम में 3 घंटे 20 मिनट का समय होता है, पूरे साल की मेहनत होती है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, लेकिन वो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों को आता है या नहीं, इस पे हमारी टीम की एक्सपर्टीज़ है। पिछले 26 वर्षों में ये काम हम लोगों ने सीखा है। तो हमारी टीम
नॉलेज पहले इम्पार्ट करती है, बच्चों को नॉलेज देती है। नॉलेज उस लेवल का जो एप्रोप्रिएट हो, जितनी ज़रूरत है उतनी ही नॉलेज देना है बच्चों को, उससे ज़्यादा देने का मतलब नहीं है। उनको डॉक्टर बनाना है, टीचर नहीं बनाना है। पहले डॉक्टर बनने के बाद उन्हें जो बनना है बने। तो एप्रोप्रिएट नॉलेज उन बच्चों तक पहुँचे, इसके लिए एक बहुत बड़ा शोध होता है, रिसर्च होता है। और उस पर हमारा एक्सपर्टीज इसलिए है क्योंकि हमारी टीम लगातार पिछले 25-26 वर्षों से, और आपको अच्छा लगेगा सुनकर कि जो हमारे पास शुरुआती दिनों में जो लोग थे आज भी हमारे साथ हैं। ये स्टेबिलिटी है हमारे संस्थान की, और वो बिल्कुल समर्पण भाव से लगे हैं उन बच्चों के साथ। तो पहले तो नॉलेज उन बच्चों तक पहुंचाया जाता है। दूसरा, उस नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने का जो ट्रिक है, जिसके लिए गोल ने सबसे पहले पूरे भारत में एक्सपेरिमेंट किया। गोल का टेस्ट सीरीज आया था, तब हमारा नाम गोल प्रैक्टिस सेंटर हुआ करता था। गोल प्रैक्टिस सेंटर का हिंदी रूपांतरण अगर बात करें तो लक्ष्याभ्यास केंद्र होता है। ऐसा केंद्र जहाँ पे आपके लक्ष्य का अभ्यास कराया जाए। आज भी वो टेस्ट सीरीज उतना ही रिलेवेंट है, उतना ही प्रासंगिक है और उतना ही बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। टेस्ट वैसे तो सब लोग लेते हैं, टेस्ट की व्यवस्थाएं सबके पास है, लेकिन टेस्ट कितना बेहतर हो सके, टेस्ट कितना रिलेवेंट हो, कितना अप्रोप्रिएट हो, कितना ज़्यादा सही तरीके से बच्चों का उसमें इम्प्रूवमेंट हो, इन सब पे प्रॉपर मॉनिटरिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कहाँ घट रहा है, कहाँ कमी रह जा रही है, कैसे उसे पूरा करना है, ये सब पे एक केयर पार्ट होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मैं कहता हूँ हमारी टीम इसमें महारत हासिल की है कि हर एक बच्चे पे केयर करने, जो बहुत चैलेंजिंग है, आसान नहीं होता है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि कोचिंग इंडस्ट्री, जिसे इंडस्ट्री कहा गया, सरकार ने भी इंडस्ट्री कह दिया, 18% का जीएसटी जरूर उन्होंने लिया, लेकिन इंडस्ट्री का दर्जा अभी तक नहीं दिया। 18% जीएसटी लेते हैं, लेकिन हम बैंक से लोन नहीं ले सकते हैं। सारी व्यवस्थाएँ आपको करनी है और आपको क्वालिटी भी देना है जो उनसे बहुत गुना ज़्यादा बेहतर हो। और शायद यही वजह है ना कि लोग अपने सरकारी व्यवस्थाओं को छोड़कर प्राइवेट और कोचिंग इंस्टीट्यूट तक लोग पहुंच रहे हैं। यदि उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाए तो हमारी ज़रूरत नहीं, हम तो उनके साथ हो जाए। तब भी सरकार के पास हमारे प्रपोजल्स जाते रहे हैं कि हमारी एक टीम बहुत अच्छी है, हमारे कोचिंग चलाने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे जैसे, एक बड़ी टीम है, अच्छी टीम है, इनको आप अपनी व्यवस्था में शामिल कर लें और इंटीग्रल पार्ट बना लें। हम दोनों मिलकर एक तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो नॉलेज को जो मार्क्स में कन्वर्ट करने वाली बात है, वो गोल बखूबी जानती है। और ये नॉलेज यदि हमारे पास है तो समाज ने तो इसको रिकग्नाइज़ किया है, सरकार को भी करना चाहिए, छात्रों ने किया है, आगे और लोगों को करना चाहिए। अगर सब मिलकर ऐसे संस्थानों को प्रोत्साहन मिले तो आप पूरे भारत की बात कर रहे थे, वहाँ से इसके रास्ते शुरू होते हैं। विपिन जी, शिक्षा, शिक्षक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में चुनौतियाँ कहाँ नज़र आती हैं आपको? मुझे लगता है कि शिक्षा एक दूसरे में ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, जाता है। शिक्षा बेची और ख़रीदी नहीं जा सकती है, दुर्भाग्य से ये कमी है। खरीदने वाले आ गए और बेचने वाले भी सामने खड़े हैं। जब बेचने वाले बेच रहे हैं तो खरीदने वाले उसे खरीद भी रहे हैं। मेरा मानना है कि शिक्षा बेची और खरीदी नहीं जाती है, इम्पार्ट किया जाता है, दूसरे में ट्रांसफ़र किया जाता है, और उसके लिए इमोशन चाहिए। एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो संबंध होता है, उन संबंधों के बारे में पहले ज्ञान होना चाहिए। क्लासरूम में बैठकर वल्गर चुटकुले और गाना बजाना और छात्रों के साथ डांस करने वाली जो व्यवस्था आज चल पड़ी है, शायद कुछ समय के लिए छात्रों को अच्छा लग रहा है, लेकिन समाज जिस दृढ़ समाज की बात करते हैं और उस समाज में बहुत अच्छे परिवर्तन की बात करते हैं, इसमें हम शिक्षकों को सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि हम किस रास्ते चल रहे हैं, हम बच्चों की कौन सी शिक्षा दे रहे हैं। सोशल मीडिया और यूट्यूब पे जो बताए गए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं में जो शिक्षा की व्यवस्था रही है और जिस शिक्षा के लिए पूरा विश्व हमें जानता था, 2000 वर्ष पहले अमेरिका जैसा डेवलप्ड कंट्री जब जंगल का ज़िंदगी जी रहा था तो हम नालंदा विश्वविद्यालय से पूरे विश्व को शिक्षा दे रहे थे। आज वो शिक्षा का स्तर कहाँ हुआ? हम शिक्षक और हम विद्यार्थियों के बीच का जो संबंध है वो कैसे होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पे विचार करना होगा हम शिक्षकों को सबसे पहले, उसके बाद विद्यार्थी और विद्यार्थी के साथ अभिभावक का भी। तो शिक्षा ना तो बेची जा सकती है, ना खरीदी जा सकती है, इसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है और इसमें इमोशन होना चाहिए। और जब तक शिक्षक के अंदर वो इमोशन नहीं होगा कि हम इस बच्चे को जिसे पढ़ा रहे हैं ये हमारे अपने बच्चे हैं, और इस लेवल पे जब सोच उस व्यक्ति के अंदर आता है, तब जाकर के वो बच्चा उस लेवल पे तैयार होता है। वो तैयार करने वाली बात है, वो तराशने वाली बात है। मिट्टी का बर्तन तो कैसे भी बनाया जा सकता है,
लेकिन मिट्टी का बर्तन सुंदर बनाने में उस कारीगर का बहुत बड़ा हाथ होता है, और हम शिक्षक तो उसी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर हैं। इसमें वो फुहड़पन नहीं होनी चाहिए, एक संस्कार होनी चाहिए जो हमारे संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है, एक सोच होनी चाहिए जो हमारे समाज को सुदृढ़ करता है, एक समझ होनी चाहिए जो हमारे समाज को बांधता है। इस लेवल पे जब शिक्षा देने लगेंगे तो हमें लगता है कि ये समग्रता से एक स्वरूप प्रकट करेगा, एक साथ ऐसी बनकर आएगी जहाँ पर हम प्राउड कहेंगे कि फिर से हमारी शिक्षा और हम विश्व गुरु बनने के कगार पे हैं। सिर्फ भाषण देने से, टीवी पे अच्छी बातें बोल लेने से, बड़ी बड़ी बातें कर लेने से विश्व गुरु हम नहीं बनेंगे। स्वामी विवेकानंद की एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, उन्होंने लिखा है कि नॉलेज इटसेल्फ इज ए पावर। लेकिन आपको लगता नहीं है कि बिहार के जो शिक्षक हैं उनकी प्रतिभा कहीं ना कहीं से बिहार में कुंद पड़ रही है, और यही वजह है कि आज राजस्थान, कोटा, दिल्ली, मुंबई की तरफ वो शिक्षक रुख कर रहे हैं? परिस्थितियों के गुलाम होकर ये निर्णय लिए जा रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। मैंने फिर से इस बात को मैं रिपीट करूंगा कि बिहार की जो शिक्षा की व्यवस्था थी ये बड़ी समृद्ध रही है, और यहाँ शिक्षा पाने के लिए पूरे विश्व से लोग आए। आज बिहार की व्यवस्था में अगर ये बात है कि यहाँ के शिक्षक को पलायन करना पड़ रहा है, यहाँ के विद्यार्थियों को पलायन करना पड़ रहा है, तो यहाँ की जो व्यवस्था संचालन करने की जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, पहले उनको आत्ममंथन करना पड़ेगा। विपिन जी, हर एक चीज़ आप सरकार के ऊपर ठिकरा नहीं फोड़ सकते हैं ना? हम सरकार के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी है, आखिर कोई तो कारण होगा कि यहाँ पे लोग यहाँ से चले गए। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि टीचर को कालिख ना पोतें उसके चेहरे पे। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि उन्हें सुरक्षा दें। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि रोड पे चलते हुए शिक्षक को गोली ना मारे। ये जिम्मेवारी तो सरकार को लेना पड़ेगा, सुरक्षा देना पड़ेगा, व्यवस्था देना पड़ेगा। और वहाँ से बातें शुरू हुई, और 2004 के बाद एक बदलाव भी आया। बदलाव में लोग वापस भी आए, अच्छे काम भी किए, लेकिन फिर कहीं ना कहीं तो उस तरीके की बातें आई होगी कि फिर से पलायन शुरू हो गया। तो कोई ना कोई बातें तो आती है जहाँ सरकार को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ता है। आप व्यवस्था सुरक्षा का सुनिश्चित करना होगा, लोगों को यहाँ पे रहने में वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए ताकि वो पलायन ना करें। एक और बातें हैं जो समाज के ऊपर होता है। सोसाइटी में लोग उन दिनों की बात याद करके आज की जो व्यवस्था है पहले से कई गुना बेहतर हुआ है। लोग पहले के अपेक्षा बहुत सुरक्षित भी हैं। इसके बाद भी जो दिमाग में एक बातें आती है ना कभी कि ऐसा हो सकता है, और ऐसे सोच के साथ एक बार पलायन हुआ, उस पलायन को रिइंस्टॉल करने के लिए सरकार को ही सोचना होगा। ये सबसे पहली प्राथमिकता उनकी है कि वो व्यवस्था दें। आज मैं बताऊं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो शहर के गलियों में चल रहा है, क्या इसके लिए आप व्यवस्था नहीं दे सकते हैं? आपके पास क्या ये व्यवस्था नहीं हो सकती है कि इन्हें जो एक जैसे गोल विलेज ने एक प्रयोग किया है यहाँ पे, हम तो मात्र 14 एकड़ में इसकी शुरुआत किए हैं, और हर वर्ष 400-500 बच्चे वहाँ से सिर्फ उस कैंपस से निकलकर सरकारी मेडिकल कॉलेज में बच्चे जा रहे हैं, और गरीब बच्चे का कल्याण हो रहा है। वहाँ से हर लेवल के बच्चे आते हैं, जिसमें साधारण वो परिवार वाले बच्चे जो बाहर नहीं जा सकते, उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बच्चे हैं बड़ी संख्या में। सरकार को ये सोचनी चाहिए होगी ना कि इस तरीके की व्यवस्था अगर यहाँ पे, चूँकि मेधावी बच्चे भी हैं, शिक्षक भी हैं, ये दोनों पलायन कर रहे हैं और पैसा भी इसी स्टेट का है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तो वहाँ से बन जाती है। और अगर मिल जाए जहाँ कोचिंग विलेज बन जाए, कोचिंग को सम्मान देने लगे, कोचिंग को इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाए, कोचिंग को ज़रूरत पे लोन मिले, और उसकी मॉनिटरिंग भी हो कि किसी का पैसा लेकर अधूरा सिलेबस ना छोड़ दे, किसी जगह पे कोई परेशानी हो रही है तो वहाँ प्रशासनिक मिले। अगर ये सारी चीज़ें मिलने लगे तो फिर से पलायन वापस हो जाएगा, और फिर हमारा रेवेन्यू जो बहुत बड़ा अमाउंट है, कई हज़ार करोड़ की बात होती है, ये बिहार का गरीब प्रदेश का पैसा, गरीब प्रदेश के बच्चे, गरीब प्रदेश के शिक्षक, ये सब यहीं रह जाएंगे और यहीं पे उसके सभी लोगों का उसका फ़ायदा मिलेगा। एक गोल ने शुरुआत किया, और एक जगह पे सिर्फ बुद्धा कॉलोनी में बताऊं तो लगभग 3,500 से 4,000 लड़कियां रहती है उस आसपास में। 200 से ज़्यादा हॉस्टल हैं जिनका घर चलता है, इतने सारे स्टाफ है, शिक्षक हैं, अधिकारी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका चल रहा है एक छोटे प्रयास में। तो एक बार बड़ा सोचना पड़ेगा और सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हम लोगों ने तो कई बार प्रपोजल डाला है, हमने भेजा है, और सोचिए, और सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, बहुत बार उन्होंने कोशिश किया है, लेकिन वो संभव किसी कारणवश नहीं पूरा हो पा रहा है, और इन्हीं कमियों की वजह से चीज़ें आ नहीं रही है सामने। अब शिक्षा की व्यवस्था में एक बार ऐसा भी सामने आया है कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको पढ़ाना ही नहीं है,
फिर तो पलायन ही होगा ना यहाँ से, फिर क्या बच जाता है। आपको पहला ही लाइन में कहा कि सम्मान चाहिए शिक्षकों को, और सम्मान के साथ जब व्यक्ति जुड़ता है, अपने राज्य का, अपनी मिट्टी का जब उसे जो स्वाद है, जो मिट्टी का जो खुशबू है, उसको जब अपने यहाँ बुलाता है, तो मैं समझता हूँ बिहार उसमें सबसे आगे होगा। वापस लोग होंगे, बच्चे भी आ जाएंगे, अच्छे शिक्षक हैं भी, अभी कम नहीं है शिक्षक, अभी एक से एक अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन वो जुड़े हुए हैं अपने घर के मिट्टी से, अपने घर वालों से, इसलिए वो बहुत परेशानियों में भी पलायन नहीं करते, वो हैं यहाँ। और आखिर उन्हीं लोगों की वजह से ना जो रिजल्ट्स हैं, जो कुछ दिख रहा है वो हो रहा है। तो सर, आपके शब्दों में अगर माने तो प्रतिभा के पलायन को अगर रोकना है तो सरकार को इनिशिएटिव लेना होगा। बिल्कुल लेना होगा। विपिन जी, एक सवाल ये है कि चूँकि आप अभी तक हज़ारों लाखों बच्चों को आपने देखा है, आप ब्रेन रीड करते हैं आप उन बच्चों का। 3 कैटेगरी है, गरीब, मध्यम और अपर लेवल। इन 3 कैटेगरी के बच्चों में सबसे ज़्यादा जज्बा आप किन बच्चों के भीतर देखते हैं? बड़ा प्रासंगिक क्वेश्चन पूछा है आपने, और अभी हम लोग जूझ रहे हैं इस सवालों से। जो गरीब बच्चे होते हैं ना, उनके पास सपना है, और सपना को साकार करने के लिए रात दिन का लगन, मेहनत और तड़प है, क्योंकि उससे अच्छा घर चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा वस्त्र चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, और ये सब उनको पता है कि हमें बिहार में और किसी दूसरे वजह से नहीं मिल सकता, सिर्फ पढ़ के ही वहाँ जा सकते हैं। वो साधारण परिवार का बच्चा जब डॉक्टर, इंजीनियर और IAS बनता है, उसको वो रोल मॉडल मानता है और उसको लेकर आगे बढ़ता है वो इंसान। तो जज्बा और जुनून तो उन बच्चों में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और शायद यही वजह है कि उनके पास व्यवस्था नहीं है, क्षमता नहीं होने के बावजूद भी वो जुनूनी है, इसलिए वो लगातार मेहनत करते हैं। साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल तक मेहनत करते हैं, 8 साल तक मेहनत करते हैं। पहले के दिनों का इतिहास यही रहा है, और गोल ने उस टाइम ड्यूरेशन को घटा दिया, उसे साल और 2 साल में वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश किया, और उसमें हम लोग बहुत सकारात्मक पहल हम लोगों ने किया, और अच्छे रिजल्ट्स उसके आ रहे हैं। मध्यम वर्गीय जो बच्चे होते हैं वो दोनों तरफ जाते हैं कि होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे। तो जिन बच्चों में होता है कि नहीं मुझे यही करना है, मध्यम वर्गीय जो बच्चे होते हैं, उनको पता है कि हमारे अभिभावक जो भी हैं, माता पिता हैं, बड़े मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो जिन्हें अपने माता पिता के अर्जित पैसे के पीछे का मेहनत दिखता है और संघर्ष दिखता है, वो बच्चा जुनूनी होता है, वो मेहनत करता है और जिम्मेवारियों के साथ पढ़ता है और अच्छा करता है। लेकिन जो अपर लेवल के बच्चे हैं, इनके पास इन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनके पास, इन्हें लगता है कि अगर नहीं बनेंगे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे, पैसा हमारे पिताजी के पास है, नहीं करेंगे तो बिजनेसमैन बन जाएंगे, एंटरप्रेन्योर्स बन जाएंगे। अब ऐसे बच्चों में अगर वो जज्बा और जुनून है, तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा क्रेडिट बच्चों में जाना चाहिए जिनके पास सब व्यवस्था है, उनके पास गाड़ी है, घर है, सारा आराम है, AC है, सब कुछ है उनके पास, और फिर भी कौन सा जुनून है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, IAS बनना चाहता है। तो सबकी अलग अलग महत्व है, और परसेंटेज की बात करें तो घटता हुआ परसेंटेज है। सबसे नीचे के पास सबसे ज़्यादा जुनून है, मध्यम वर्गीय वाले 50-50% दिखते हैं, मध्यम में ही रह जाते हैं, वो मध्यम में रह जाते हैं। अपर लेवल के पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, तो जब तक उसके पास कोई इमोशनल रीजन नहीं होता है, तब तक वो डॉक्टर जैसा प्रोफेशन नहीं सिलेक्ट करता है, उसको कुछ और करना है और बड़ा करना है। तो सबके जुनून के अलग अलग कारण बन जाते हैं। यहाँ पे हमने इसका बहुत गहन अध्ययन किया है और उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन स्पष्ट है कि जिनके पास जुनून होगा वही अच्छा करेगा, और मेडिकल की पढ़ाई तो लंबी पढ़ाई होती है। इस पढ़ाई को करने के लिए उनके अंदर का आत्मविश्वास, जुनून, इच्छा शक्ति सब होना चाहिए, और धैर्य भी होना चाहिए। तो कभी कभी ज़्यादा व्यवस्था जिनके पास होता है वो अनफॉर्चुनेटली वो रुकते नहीं हैं, ज़्यादा दिन तक इंतज़ार नहीं करते हैं, उन्हें इंतज़ार करना पसंद नहीं है, इसलिए रास्ते भी बहुत तेज़ी से बदलते हैं। विपिन जी, एक सवाल है कि गोल जो है वो एक प्रोडक्शन सेंटर है आज की तारीख में मेडिकल के क्षेत्र में। आपने हज़ारों लाखों बच्चों को अपने डॉक्टर बनाया है। विपिन जी की क्या अपेक्षाएं रहती है जब डॉक्टर बन जाते हैं वो बच्चे आपके पास जब आते होंगे मिलने के लिए, तो आपकी अपेक्षाएं उनसे क्या रहती है? तो मैंने जब बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद सब जगह काम किया, एक समय लेना था निर्णय, 2009 का समय था, परिस्थितियां बदली थी, पैटर्न चेंज हो चुका था, यूटर्न हो चुका था, तो मुझे भी यूटर्न होना था। मुझे सिलेक्ट करना था बिहार और दिल्ली, हम वापस पटना आए या फिर दिल्ली में रह जाए। शायद दिल्ली में रहते तो पैसे मेरे पास इससे कई गुना ज़्यादा होता,
लेकिन मुझे लगा कि हमारी अपनी मिट्टी है, जहाँ मुझे जाकर पहचान मिला था, उसी पहचान पे फिर से मैं अपना कर्म क्षेत्र में उसी को बनाया था पहले भी, और आज फिर वापस हमें आना है। तो हमें लगता है कि वापस आने के बाद परिस्थितियाँ अनुकूल तो नहीं रहती है, आगे बढ़ते हुए संघर्ष बहुत होते हैं, और वो हम लोगों को संघर्ष करने की अब आदत हो गई है। लेकिन एक बात भी सत्य है कि जब आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं ना, तो सहयोगी भी बहुत हो जाते हैं, बहुत मिलते हैं। तो समाज ने, अधिकारी ने, व्यवस्था ने, और यहाँ पे सो कॉल्ड जो राजनीतिज्ञ हैं, सब लोगों ने मेहनत, सब लोगों ने हमें सपोर्ट किया, और सबके सपोर्ट के वजह से ही हम लोग आज टिके हैं यहाँ पे। परिस्थितियाँ पहले की अपेक्षा, जिसकी चर्चा मैंने पहले किया, वो बहुत अच्छा बदल भी गया। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, जो बच्चे यहाँ से गए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अध्ययन किया बिहार से, MBBS किया बिहार से, इसके बाद वो विदेशों में अपनी शिक्षा ग्रहण किया, एक बहुत बड़ा नाम उन्होंने कमाया। तो मेरा रिक्वेस्ट होता है उनसे, जब भी मुलाकात होती है, कि आप अपने प्रदेश को फिर से आकर सर्व करें, और कर रहे हैं बहुत सारे लोग। आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि सिर्फ पटना में 1000 से ज़्यादा डॉक्टर हैं जो छोटे और बड़े जगह पे बैठे हैं, जिन्होंने कभी गोल में पढ़ाई किया था, और बड़ी शिक्षा लेकर, बड़े अच्छे मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर वापस आकर बिहार को सर्विस दे रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या है। 17,000 से ज़्यादा डॉक्टर बने हैं, और मुझे पता है उस 17,000 में 80% वैसे डॉक्टर बने हैं जो साधारण परिवार से निकल कर आए हैं। उन्हें अपने मिट्टी से प्यार है, और बहुत लोग चाहते हैं कि वापस आएँ। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे जो बाहर गए, वो बाहर ही सेटल हो गए। कोई US में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई लंदन में है, लेकिन बिहार के भी बाहर कई राज्यों में है, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, बॉम्बे हो, हर जगह पे है। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या है जो वापस आई है, और मुझे अच्छा लगता है कि हमारे राज्य से ये सारी चीज़ें आप पाकर गए हैं। अब एक उपलब्धि आपने हासिल कर लिया, आपने बड़ी डिग्री हासिल किया, आपने पैसे हासिल किए। एक समय के बाद आपको अपने समाज की जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और नहीं करेगा तो कौन करेगा। और किसी दूसरे को देख कर अगर आप जिम्मेवारी लेने और छोड़ने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। आपको स्वतः लेना होगा कि कोई कुछ करता रहे, कोई कुछ कहता रहे, आपको अपने समाज, अपने प्रदेश की जिम्मेवारी लेना होगा, और तब हमारा प्रदेश वापस बिहार बनेगा, जिस बिहार पे गर्व होता है सबको कहते हुए कि हम बिहार के हैं। और उनसे रिक्वेस्ट हमारा हमेशा यही रहता है कि बिहार में आए, अच्छा माहौल है, आप ही लोग मिलकर माहौल बनाएंगे। अगर आप पलायन करेंगे तो बच्चे भी जाएंगे, टीचर भी जाएंगे, फिर तो हमेशा हम लोग लेबर सप्लाई का केंद्र बने रह जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति और पौराणिक शिक्षा पद्धति, इस दोनों में कितना डिफरेंस, कितना अंतर पाते हैं? बिल्कुल, जैसे 360 डिग्री का टर्न हो चुका है, बहुत कम चीज़ें बच गई हैं, जिसकी वेदनाएं मैंने शुरुआत में जिक्र कर दिया कि शिक्षक और शिक्षा और छात्र, इनके संबंधों में एक बहुत बड़ा गैप हो चुका है, बहुत गिरावट भी आया है। वापस हम भारतीय संस्कृति की बात करके अपने शिक्षा को उस लेवल पे ले जाना हम सब लोगों के लिए चैलेंज है। हम सब लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, किसी एक व्यक्ति पे ठिकरा नहीं फोड़ सकते कि सरकार जिम्मेवार है और व्यक्ति जिम्मेवार है। हर व्यक्ति को सोचना होगा। आप और हम जब स्कूल में पढ़ते थे और कभी गलती कर लेते थे, तो उसका पनिशमेंट सिर्फ टीचर और अपने अभिभावक नहीं देते थे। रास्ते पे चलते हुए सो कॉल्ड वो किसी भी जाति बिरादरी के थे, वो चाचा थे कि वो किसी रिश्ते के थे, वो भी आपका कान पकड़ के आपको पनिशमेंट देते थे कि आप ये क्यों कर रहे हो। और किसी को अगर सिगरेट पीते हुए किसी ने देख लिया तो उसके लिए उसको पीटने के लिए गार्जियन नहीं आते थे। आज तो शिक्षक भी बच्चों को डांट नहीं सकते हैं। अब शिक्षक की बात करें, उससे आगे बढ़कर मैं ये कहूँ कि अब तो अभिभावक भी नहीं डांट सकते हैं। उसके बाद जो एक्शन लेते हैं बच्चे, वो बड़ा हृदय विदारक होता है, बहुत तनाव होता है। तब एक स्लोगन कहा गया और उसके कारण परिवर्तन भी हो रहा है। देखिए, नीट की तैयारी में 98 चैप्टर्स थे, पहले ही से सिलेबस कम था। ऐसा नहीं है कि उसके कारण बच्चों का प्रेशर था, आपके पास सीट कम है और आप प्रेशर दे रहे हैं कि बच्चों को आसान कर दो, क्वेश्चन आसान कर दो, सिलेबस घटा दो। इससे कट ऑफ भागेगा और परेशानी और बढ़ेगा और बच्चों में तनाव आएगा। तो बहुत तरीके का बहुत बड़ा बदलाव लाने की और सोच कर बदलाव लाने की और व्यवस्था को देखकर और ग्राउंड रियलिटी को जांच कर बदलाव लानी चाहिए। और सब कुछ दुर्भाग्य से ही सब हो रहा है। तो शिक्षा में जो बदलाव है और गिरावट है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जिसको हम आज का हथियार बना सकते थे, वो हमारा कारण बन गया है हमारे पतन का, और वो है सोशल मीडिया। बच्चे
उससे सीख सकते थे, क्योंकि बहुत सारे नॉलेज हैं उसमें, बहुत अच्छी चीज़ें भी दी हुई है, लेकिन उन बच्चों में जिनके पास मैच्योरिटी नहीं है वो उससे भटक रहे हैं। और ऐसा भटकाव है कि उस भटकाव को वापस लाना किसी शिक्षक और व्यवस्था के लिए, सरकार और समाज के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल सा होता दिख रहा है। आप कुछ समझाइए, समझने के लिए न तो स्टूडेंट तैयार हैं और न ही उनके अभिभावक तैयार हो पाते हैं, क्योंकि अनुशासन का अभाव है। मुझे लगता है कि पंडित नेहरू ने लिखा था कि डिसिप्लिन मेक्स ए मैन ग्रेट। वो अनुशासन अब बच्चों के बीच नहीं है हमारे ख्याल से, जो होना चाहिए। जब भटकाव होता है तो अनुशासन से लेकर अनुज्ञा तक सब जगह पर, हर जगह पे आपके अंदर वो चीज़ें आनी चाहिए, वो सोच आनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि उसकी शुरुआत होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को, चाहे वो छात्र हों, अभिभावक हों या फिर शिक्षक हों या भी किसी भी सेगमेंट में काम करने वाले व्यक्ति हैं, सबसे पहले उनको अपनी जिम्मेवारियों का बोध होना चाहिए। और ना हो तो उनको बोध कराना चाहिए कि ये जिम्मेवारी, सिर्फ ये जिम्मेवारी नहीं है कि आप पैसा कमाएं, अपने पॉकेट में रखें और अपने भोजन करें। अपना भोजन तो जानवर भी कर ले रहा है। आप मनुष्य हैं, आप श्रेष्ठ हैं, इस धरती के सबसे बुद्धिमान जीव में आप आते हैं, तो आपको तो सोचना होगा कि दूसरे के लिए भी सोचें हम। एक बार जिम्मेवारी का एहसास जिन बच्चों को होता है ना कि हमें पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, अपने पेरेंट्स के सपने को, अपने समाज के सपने को साकार करेंगे, सबके बारे में जब सोचता है और उसको जिम्मेवारी पूर्वक लेता है, उस जिम्मेवारी को ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करता है, तो निश्चित रूप से यहीं से परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो ये जो बहुत तदर्थवाद जो चला हमारे समाज में, बहुत तरीके की बातें चली, सोशल मीडिया की अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो ख़राब चीज़ें सामने आया, रील्स पे चल रहे हैं बच्चे, घंटों रील्स देखते जा रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, इसके बाद कुछ भी लिख दे रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे लिखते जा रहे हैं, उससे उनका मन बढ़ रहा है, कहीं भी कंट्रोल नहीं है। जिस अनुशासन की बात आपने कहा, वो अनुशासन सिर्फ पढ़ाई में नहीं हो, अपने व्यवहार में और व्यक्तित्व में अनुशासन भी लाने की आवश्यकता होती है। और ये जो ओपननेस है वो इतना ज़्यादा बढ़ा है कि यहाँ से डरने की ज़रूरत है। समाज एक अलग रास्ते चल रहा है, लेकिन समय है, अपने हिसाब से सब कुछ अरेंज कर लेती है। समय बहुत 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 पावरफुल है। समय हो सकता है आगे चलकर कोई नए स्वरूप में आ जाए। अच्छा करने वाले भी लोग हैं, एक से एक लोग, एक से एक बच्चे कम उम्र में जो उपलब्धि हासिल कर लिया, आज हम लोगों के लिए वो रोल मॉडल बन जा रहे हैं। हमसे बहुत कम उम्र के बच्चे भी हैं, तो ऐसे बच्चों ने भी इतिहास बनाया और वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को, अभिभावकों को काउंसलिंग और उनको सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। उन्हें उनके जिम्मेवारियों का बोध कराना होता है। जिम्मेवारियों को ईमानदारी के साथ पूरा करने के लिए संकल्प लेने की आवश्यकता है, फिर यहाँ से बदलाव शुरू हो जाएगा। चलिए, विपिन जी हैं, गोल के डायरेक्टर हैं और बच्चों के भीतर, या फिर ये कहें कि बच्चों के रूप में डॉक्टर रूपी एक पौध लगाते हैं समाज में और कहते हैं कि अभी उम्र ही क्या हुई है यारो, अभी तो सफ़र शुरू किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। फ़िलहाल पटना से इसके राजीव को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 स्कोप। नमस्कार।